लिखा था और मैंने बोला था कुछ कुछ बाकी है, कल लिखेंगे। राइट्स हो गए अपने, राइट। लिखो, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, जो मैंने पढ़ा दिया कल ही। प्रिंसिपल का लाइबिलिटी क्या होता है टूवर्ड्स थर्ड पार्टी? प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। नंबर 1 लिखो, आज तो मजे आ गए होंगे ना आपको, लेट हो गया लेक्चर स्टार्ट होने में, तो स्वागत के लिए रुके थे। चलो, यश तोशनीवाल इज ऑल्सो ऑनलाइन, मुजम्मिल है, सुयांश है, शिवम, जयेश और सागरिका। और अपना ऑनलाइन वाले बच्चे छोड़ के जो ऑफलाइन वाले हैं वही ऑनलाइन है आज। सुयांश एक है, ये किधर गई? वो प्रेरणा। हाँ, नंबर 1 लिखो, प्रिंसिपल इज लाइबल टू एक्ट ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल इज लाइबल टू एक्ट ऑफ एजेंट। Principal is liable to act of agent which are within the scope of his authority. क्या फोटो निकाल रही है अवनी? मैं डिक्टेट करती हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिखो, प्रिंसिपल इज लाइबल टू एक्ट ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल इज लाइबल टू एक्ट ऑफ एजेंट which are within the scope of his authority. Which are within the scope of his authority. Point number 2, पॉइंट नंबर 2 में अपन ऐसे करें क्या? पॉइंट नंबर 2 में लिख लो, एजेंट वर्क्स विथ अथॉरिटी और विदाउट अथॉरिटी। विथ, हाँ ऐसे ही लिखो। पॉइंट नंबर 2 में लिखो, एजेंट वर्क्स विथ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। ड्रॉ कर लो, विथ बी और विदाउट बी क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? बाजू वाली से पूछ लो। जब बाजू वाली ने भी नहीं लिखा, आगे वाले से पूछ लो। नकुल ने लिखा है, उसका देख लो कितने लाइन ड्रॉप करना है। एजेंट वर्क्स विथ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल और विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। विथ अथॉरिटी के बाद में, विथ अथॉरिटी के नीचे लिखना है, प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी। ऐसा ही ड्रॉ करो, ऐसा ही ड्रॉ करो, बस मैं डिटेल डिटेल दे रही हूँ। अभी ट्री डायग्राम आप आपके हिसाब से लिखो, ऐसा टेढ़ा करो, ऐसा करो, वॉट एवर यू लाइक इट। तुम लोग टेढ़े हो तो टेढ़ा ही पसंद आएगा, है कि नहीं? बोलो ऋतुजा, हो गया? प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी, विदाउट अथॉरिटी है एंड सेपरेबल है, तो फॉर पार्ट प्रिंसिपल। हाँ बोलो आकांक्षा। सेपरेबल में पार्ट मतलब 50% नहीं, बट पार्ट मतलब ऐसा कि जो पार्ट के लिए उसने प्रिंसिपल की बात सुनी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है, और जो पार्ट के लिए उसने खुद की मनमानी की उसके लिए वो खुद लायबल। दैट मीन्स उसका लिखा के दो। ओके, ये जो सेपरेबल में है ना, पार्ट के आगे लिख दो विद इन अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, देन पार्ट के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। और अगले पार्ट के लिए लिखो विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, देन एजेंट इज लायबल। पूरा सही से निकाल के दूं क्या? कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, एजेंट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ओके, एजेंट इज वर्किंग,
अभी एजेंट दो चीजें में काम करेगा, एक तो है विथ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, विथ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, और एक काम करेगा, चेक कर लो आपने सही से लिखा है क्या, एक है विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखो। अभी अगर प्रिंसिपल के अथॉरिटी से काम किया है तो थर्ड पार्टी के लिए हु इज लायबल, थर्ड पार्टी, आई कैन से फॉर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल इज लायबल, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर ये विदाउट अथॉरिटी है एंड इफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेबल, सेपरेबल सेपरेबल, तो सेपरेबल में जो काम विथ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल किया गया है, विदिन विदिन अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, वहां पे कौन लाइबल होगा, प्रिंसिपल विल बी लाइबल, प्रिंसिपल विल बी लाइबल। और अगर कोई पार्ट है विदाउट अथॉरिटी तो देन एजेंट विल बी लाइबल। एजेंट ने अगर प्रिंसिपल के आधा प्रिंसिपल का सुना और आधा खुद के मनमर्जी का किया, एंड अगर वो आधा आधा हम डिवाइड कर पाते हैं तो देन फॉर पार्ट प्रिंसिपल विल बी लाइबल, फॉर रिमेनिंग पार्ट एजेंट विल बी लाइबल। व्हाट इफ इट इज नॉन सेपरेबल, देन फॉर होल एजेंट विल बी लाइबल। वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, इतना पॉइंट्स लिखने के बाद अपन एग्जाम्पल लिखेंगे। मिस्टर XYZ अपॉइंटेड, इतना हुआ, हाँ। अभी एग्जाम्पल, इसका ही एग्जाम्पल लिखेंगे, किसने अपॉइंट किया था, मिस्टर XYZ अपॉइंटेड मिस्टर रामू एज इज एजेंट। मैं पूरा उसमें कवर करवाऊंगी, इसका एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर XYZ अपॉइंटेड मिस्टर रामू एज इज एजेंट टू डिलीवर द वॉशिंग मशीन, अपॉइंटेड रामू to deliver the washing machine to customer, to deliver the washing machine to customer, and specifically instructed the road by which, specifically instructed road by which machine should be transported, and specifically instructed road by which machine should be transported, machine should be transported। अभी मैं इसमें कंडीशंस देती हूँ, मशीन शुड बी ट्रांसपोर्टेड कॉमा करके नंबर 1 लिखो, उसके नीचे कॉमा करके नंबर 1 लिखो, इफ एजेंट वर्क्स एज पर, इफ एजेंट वर्क्स एज पर, आगे नंबर 1 में लिखना है, इफ एजेंट वर्क्स एज पर प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस, if agent works as per principal instruction, then for any loss, who will be liable, principal will be liable। Point number 2 लिखो, if agent works, yeah, if agent works partly by instructions of principal, if agent works partly by instruction of principal,
and partly on his own, and partly on his own, then then agent will be liable, agent will be liable for for the part, agent will be liable for the part which he worked, for the part on which he worked by himself, by himself, and for remaining part principal will be liable. नंबर 3 का सिचुएशन लिखो, when agent works, when agent works without authority of principal, when agent works without authority of principal, without authority of principal, and the contract is non-separable, non-separable, and the contract is non-separable, then for the whole, then for the whole, agent will be liable, liable. और एक चीज बताना रह गई, liability of principal inducing belief that agent authorized act when authorized. When the agent has, without authority, done acts incurred obligation to third parties on behalf of the principal is bound by such act. मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा है कुछ काम करने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इमेजिन गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अभी ये इंस्ट्रक्शन था स्पेसिफिकली किसका, प्रिंसिपल का। एजेंट निकल पड़ा, अभी और क्या है, प्रिंसिपल ने बोल दिया मिस्टर ए बी सी को, तीन अपने जो डीलर्स हैं, तीन अपने जो कस्टमर्स हैं, उनको गुड्स का क्या करके आओ, डिलीवरी करके आओ। तो एजेंट प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे निकल पड़ा और सडनली प्रिंसिपल का क्या हुआ, माइंड चेंज हुआ, या सडनली प्रिंसिपल को पता चला कि ए बिकेम इंसॉल्वेंट। तो अभी उसने क्या करना चाहिए, क्या एजेंट को कन्वे करना चाहिए? हाँ, तो उसने क्या किया, एजेंट को कन्वे करने के लिए फोन किया। ड्यू टू सम रीजन पहले कुछ टाइम तक फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, और जब फोन कनेक्ट हुआ एजेंट को, तब पता चला कि ऑलरेडी उसने ए को गुड्स सेल कर दिए हैं। तो ये केस में टेल मी, आपको क्या लगता है कि लाइबिलिटी किसका रहेगा? कल जाके डिफॉल्ट हुआ तो लाइबिलिटी वुड बी ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल कुड नॉट कन्वे और कुड नॉट कम्युनिकेट हिज मैसेज टू एजेंट, और उसने तब तक थर्ड पार्टी से डील कर लिया था। सो ये ऐसा माना जाएगा कि एजेंट हैज वर्कड विद इन द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, एंड फॉर दिस प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। देन कंसिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, जैसे कल बताया, फिर से एक बार बताती हूँ। अगर किसी थर्ड पार्टी ने या कस्टमर ने नोटिस दिया है एजेंट को, नोटिस दिया है कि सर हम आगे से आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे, आपसे गुड्स नहीं खरीदेंगे, या आपसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट का एक्सपेक्टेशन है, जो भी नोटिस दिया है एजेंट को या जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे किया है एजेंट को, इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ, किसको बोला है ये? प्रिंसिपल को बोला है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या प्रिंसिपल एजेंट के बिहाफ पे काम करता है? हाँ, जैसे एक कोई कस्टमर है, बोल, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। सॉरी, अगर कोई कस्टमर है और वो कस्टमर ने एजेंट को बोला सर अभी तक हम जो हमारा पेमेंट है वो टाइम से करते हैं, लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या बिजनेस में थोड़ा कुछ उतार चढ़ाव है, तो हम क्या करेंगे, इस बारी का जो पेमेंट है अगली बारी कर देंगे। सो वी विल नीड 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, हमें 1 मंथ क्रेडिट पीरियड चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम पूरा क्या कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे। सो ये चीज किसको बोली है? एजेंट को बोली है। ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन अगर एजेंट प्रिंसिपल को बताना भूल जाता है, तो क्या कल जाके प्रिंसिपल थर्ड पार्टी पे स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन किसको दी है? एजेंट को दी है, नोटिस एजेंट को दी है। सो इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ, किसको बोला है? प्रिंसिपल को बोला है। कल जाके कुछ हुआ या कोर्ट में स्यू हुआ थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी कैन डेफिनेटली से कि हमने तो एजेंट को इन्फॉर्म किया था,
and informing agent is as good as informing his principal. So ultimately it would be principal's liability. Bolo. He cannot sue because it would be considered as within. जो एजेंट ने उसके अथॉरिटी में है, डिस्काउंट देना एजेंट के अथॉरिटी में है, क्रेडिट पीरियड अलाउ करना एजेंट के अथॉरिटी में है, सेल करना एजेंट के अथॉरिटी में है. सो एजेंट के अथॉरिटी में ये सारी चीजें हैं. तो थर्ड पार्टी ने एजेंट को नोटिस दिया, इंफॉर्मेशन दिया कि सर हमें 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड चाहिए, हम जो आपका सेटलमेंट है वो नेक्स्ट मंथ क्लियर करेंगे. सो अल्टीमेटली ये नोटिस एजेंट को ना मानते हुए हम क्या मानेंगे, इट इज गिवन टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एजेंट्स डिसीजन बिकॉज दैट वाज विद इन द अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स वर्क. इसके लिए अगर नोटिस एजेंट को दिया है तो इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ नोटिस दिया है प्रिंसिपल को. आपको इतना ही दिमाग में रखना है. लिखो, नोटिस गिवन टू एजेंट नंबर 2 लिखो. ओके, सेक्शन 273 जो अपने पार्ट वाला लिखा ना उसके नीचे एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो. स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो एक्सेप्शन. एग्जाम्पल के नीचे स्टार मार्क करके पॉइंट लिखो एक्सेप्शन. when the agent has induced another party, where agent has induced another party to believe that such acts and obligations such acts and obligations are within the scope of agent's authority, then principal is liable for such activities. नंबर क्या नंबर है आपका? 3. नंबर 3, नोटिस गिवन टू एजेंट. मैं डायरेक्टली एक पॉइंट ही बोल रही हूँ, स्टेटमेंट बोल रही हूँ. नंबर 3 में लिखो, नोटिस गिवन टू एजेंट विल बी कंसिडर एज नोटिस गिवन टू प्रिंसिपल. Notice given to agent will be considered as notice given to principal, comma, he will be liable. He is who? Principal. Notice given to agent will be considered as notice given to principal, comma, he will be liable. अगर एजेंट ने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या, बिजनेस आवर्स में और वाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, सो इन दैट केस फ्रॉड करने के बाद भी प्रिंसिपल वुड बी लाइबल टू थर्ड पार्टी. ऐसा क्यों? प्रिंसिपल सपोर्टेड. एग्जैक्टली. सी, एक लॉजिक बोलती हूँ, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप देयर इज इम्प्लाइड, बट जो कस्टमर है, थर्ड पर्सन है, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग एजेंट ने कुछ फ्रॉड किया है, सो इट वुड बी कंसिडर एज फ्रॉड. किसने किया है? प्रिंसिपल ने किया है. सो प्रिंसिपल वुड ऑलवेज बी लाइबल टू एक्ट फॉर ऑफ द प्रिंसिपल विल ऑलवेज बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी को क्या मतलब है? थर्ड पार्टी को तो उनका जो भी लॉस है उसके भरपाई से मतलब है, चाहे आप एजेंट करो या प्रिंसिपल करो. अल्टीमेटली एजेंट ने क्या प्रिंसिपल के नाम पे डिफॉल्ट किया है? हाँ. सो टू थर्ड पार्टी
Principal will be liable. But can principal claim that amount from agent? That will be secondary contract. So लिखो, when agent does fraud, when next point जो भी होगा लिखो, when agent does fraud, misrepresentation और torts मतलब क्या? Civil wrong. When agent does fraud, misrepresentation or torts, in the ordinary course of business, in the ordinary course of business, then who will be liable? Principal will be liable. पार्टी हम क्या देख रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी. ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने आकांक्षा को हायर किया, मैंने आकांक्षा को अपॉइंट किया गुड्स का सेल परचेस करने के लिए. सो इमेजिन, मतलब कंसिडर शी इज मेजर. सो मैंने उसको हायर किया और आकांक्षा ने, जैसे हमारा बिजनेस का वर्किंग आवर्स है 9 to 6, 9 to 6 के मतलब इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो एक स्टॉक था, हमने क्या सोचा, ये जो गुड्स है, ये गुड्स क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं. तो अपन थोड़े 50% रेट में, 40% रेट में किसी को सेल कर देंगे. और ये डैमेज गुड्स पड़े थे आकांक्षा के स्टॉक में, एजेंट के पास स्टॉक पड़ा होता है प्रिंसिपल का. सो आकांक्षा ने क्या सोचा कि एक काम करती हूँ, ये जो डैमेज गुड्स है ना, ये मैं किसी थर्ड पर्सन को, मतलब कस्टमर को सेल कर देती हूँ. उसने पूरे पूरे दाम में सेल कर दिया. अल्टीमेटली 100 रुपीज का गुड्स हमने सोचा था 40 रुपए में सेल करेंगे, इसने 100 रुपए का गुड्स 100 रुपए में सेल कर लिया. और क्या सोचा कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करूंगी 50 रुपए का, 50 रुपए मैम को दे दूंगी प्रिंसिपल को. सो अल्टीमेटली क्या ये फ्रॉड हुआ? हाँ, दैट इज फ्रॉड बाय एजेंट साइड, बट दैट इज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट. क्या बिजनेस में डील करते हुआ था. मैंने आपको बोला था जाओ स्टॉक सेल करके आओ, तो आपने स्टॉक सेल करने के साथ साथ वो डैमेज स्टॉक भी सेल कर दिया. तो क्या ऐसा माना जाएगा कि आपने जो डैमेज स्टॉक सेल किया दैट इज विद इन अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल? दैट इज विद इन अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, दैट वुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है. इसके लिए फॉर थर्ड पार्टी ने किसके नाम पे गुड्स लिया है? अल्टीमेटली मेरे नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे. तो क्या वो जो 50 रुपया की भरपाई करनी पड़ी, मैं थर्ड पार्टी को लाइबल हूँ? हाँ, लाइबल हूँ. फर्दर कैन आई क्लेम दैट 50 रुपीज फ्रॉम माई एजेंट? आई कैन क्लेम, आई विल क्लेम. Because that is a damaged product and damaged product no one will buy. डैमेज प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, नॉट गुड प्रोडक्ट. एक डैमेज प्रोडक्ट है, हमने बोला 30-40% लॉस पे है, 30-40% डिस्काउंट पे सेल कर देंगे, जिसको यूज आता है वो ले लेगा स्क्रैप के भाव में, बट इसने पूरे दाम में बेच के आ गई. तो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी के लॉस के लिए तो प्रिंसिपल ही लायबल है. बिजनेस किसके नाम पे हुआ है? प्रिंसिपल के नाम पे. इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन जहां पे मे बी थर्ड पार्टी को अनबॉक्स करने के बाद पता चला या यूज करने के बाद में पता चला, हो सकता है. या कोई सॉफ्टवेयर है, अब पुराना हो चुका है, सॉफ्टवेयर सही ढंग से चल रहा है बट लेकिन पुराना होने की वजह से उसकी स्पीड स्लो है, हो सकता है. सो इसके लिए वो पार्टी क्या डैमेज क्लेम कर सकती है? कर सकती है फ्रॉम द प्रिंसिपल. हाँ, उसके आगे कॉमा करके एक पॉइंट लिखो, दैट एजेंट ordinary course of business full stop, but agent principal will be liable to third party. हाँ, वो मत लिखो, principal will be liable to third party. That is implied that principal will claim, no doubt with that, unless and until that agent is major. वो एक चीज है, मेजर होगा तो ही, माइनर होगा तो गए पैसे पानी में, ऐसा है. हाँ, उसके बाद एक पॉइंट लिखो, इफ एजेंट डस मिस रिप्रेजेंटेशन लिखो,
if agent does misrepresentation which do not false, which do not false do not false within the authority, principal is not affected by that. Principal is not affected by that. मतलब जो अथॉरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को करने की नहीं दी है, क्या वो एजेंट ने करना चाहिए? नहीं। और किया तो कौन लाइबल? एजेंट हिमसेल्फ वुड बी लाइबल। सो प्रिंसिपल पे कोई चीज नहीं आएगी। क्या मैंने प्रिंसिपल विल नॉट बी लाइबल लिख लो। हाँ, मैंने इम्प्लाइड एजेंसी पढ़ाते टाइम पे हस्बैंड वाइफ का कुछ पढ़ाया था? पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? शौनिक बोलो, किसने हाँ बोला वो बोलो। क्या सोच रहा था? हाँ, एक कंसेप्ट बताना है आप लोगों को, एक कंसेप्ट बताना है। सी, इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब होता है एजेंसी क्रिएटेड बाय इम्प्लीकेशन, बाय एक्शंस। मतलब अल्टीमेटली एजेंट के कोई भी एक्शन के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? लाइबल होगा। इसे हम इम्प्लाइड एजेंसी बोलते हैं। क्या अगर दो लोगों के बीच में कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है या इम्प्लाइड एजेंसी है, तो वहां पे क्या वो रिटर्न में या वर्ड्स में होना जरूरी है? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है, ये अनसेड है कि वो दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट है। सो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है जहां पे देयर इज दिस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये क्या चल रहा है तुम तीनों का? 1 2 3। साहिल इधर आ गया। और तू पीछे, क्या नाम है? क्या चल रहा है तेरा? वो कोने में बैठ जा। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, इट इज अज्यूम्ड एज इफ देर इज इम्प्लाइड एजेंसी का रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अभी मैं ये कंसेप्ट समझाने के बाद बहुत सारे वो आपके क्वेश्चंस आएंगे कि मैम ऐसा क्यों नहीं। बट लॉ में इट इज ऑलरेडी गिवन। क्या है इम्प्लाइड एजेंसी? अगर वाइफ ने कोई खर्चा किया है, ओके, एंड वाइफ हैज नॉट पेड फॉर द एक्सपेंसेस, सो अल्टीमेटली वो एक्सपेंसेस पे करने के लिए हर हस्बैंड वुड बी लाइबल। दैट इज इम्प्लाइड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट लॉ में गिवन है, क्वेश्चन में भी आता है। सो देर इज इम्प्लाइड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जैसे कि एंड दिस हस्बैंड वाइफ शुड लिव, साथ में रहते होगे, दे शुड बी लिविंग टुगेदर, मेन कंडीशन है ना, साथ में रहते होने चाहिए। अगर वो सेपरेटेड है, मतलब क्या कि बाबा डाइवोर्स हो गया है या फिर ड्यू टू सम रीजन दे आर सेपरेटेड, देन फॉर द फॉर वाइफ का जो भी एक्सपेंसेस है हस्बैंड वोंट बी लाइबल। बट ऐसे माना जाएगा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज इम्प्लाइड एजेंसी का रिलेशनशिप दैट वाइफ के कोई भी खर्चों के लिए हस्बैंड वुड बी लाइबल। जैसे वाइफ गई है शॉपकीपर के पास और वहां से 10,000 रुपए का शॉपिंग करके ले आई, 10,000 रुपए का सामान ले आई वाइफ। सो इन केस इफ वाइफ पे कर नहीं पाई, ठीक है, इन केस वाइफ के पास पैसा नहीं है या ड्यू टू सम रीजन शी कुड नॉट पे, देन अल्टीमेटली शॉपकीपर क्या हस्बैंड के पास आके पैसा वसूल कर सकता है? आंसर इज यस। सो देयर इज दिस न्यू रूल्स के डिवोर्स के बाद की नहीं बात करूं मैंने अभी एक कंडीशन बोली है। डिवोर्स के बाद तो इट इज कंपल्सरी दैट हस्बैंड विल हैव टू पे मेंटेनेंस अमाउंट टू वाइफ। सो वो अलग बात है, वो समझाऊंगी। स्लोली एक एक चीज ग्रास्प करते हैं। अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हो,
तो उनका जो रिलेशन है, इट विल बी अज्यूम्ड एज इफ देयर इज इम्प्लाइड एजेंसी वाला रिलेशनशिप. इम्प्लाइड एजेंसी मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, हस्बैंड वुड बी कंसिडर एज प्रिंसिपल, वाइफ वुड बी कंसिडर एज हिज एजेंट. कैसे? अगर एजेंट ने, वाइफ ने कोई खर्चा किया है, एंड इफ शी कुड नॉट पे द अमाउंट, देन वो जो थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली दैट थर्ड पार्टी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हस्बैंड. ये क्या है? इम्प्लाइड. अभी यहाँ पे भी देर आर सम कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम कंडीशंस. कौन से कंडीशन है? अगर हस्बैंड ने स्पेसिफिकली उसको मना कर रखा है, स्पेसिफिकली शॉपकीपर को बोल रखा है, मेरी बीवी आएगी तो भी उसको सामान मत देना. अगर अगर दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. अगर हस्बैंड ने ऐसा स्पेसिफिकली शॉपकीपर को बोल के रखा है और वो चली गई, वो मिस्टर मिसेस वाइफ चली गई, उसने 10,000 का सामान लिया एंड अमाउंट पे नहीं किया, तो क्या ये केस में हस्बैंड लाइबल होगा? ये केस में हस्बैंड वोंट बी लाइबल बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन शॉपकीपर, दैट इज थर्ड पार्टी, एंड हस्बैंड. अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो then husband is not liable, but unless otherwise, for all the expenses of wife, husband is liable. Ultimately husband is liable. ये देखो, थोड़ा मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आपके आई विल एंटरटेन योर डाउट्स. द पोजिशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज स्पेशल एंड सिग्निफिकेंट. स्पेशल मतलब क्यों? कि बाबा इम्प्लाइड एजेंसी का रिलेशनशिप है, इसके लिए पोजिशन इज स्पेशल एंड सिग्निफिकेंट केस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब अल्टीमेटली हस्बैंड के ऊपर एक इम्प्लाइड अथॉरिटी आ जाता है. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेर हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, मतलब क्या ये कंडीशन हुई? दोनों ने साथ में रहना जरूरी है. हस्बैंड ने अगर इम्प्लाइडली वाइफ के खर्चे फुलफिल करना है, इम्प्लाइड एजेंसी को फुलफिल करना है, तो अल्टीमेटली दोनों का साथ में रहना जरूरी है. They should live together in a domestic establishment of their own. The wife shall have implied authority to pledge the credit of her husband for necessaries. For necessaries. ऐसा नहीं है कि बीवी गई BMW लेके आई, बोले मेरे हस्बैंड पे कर देंगे, सो ऐसा होगा? That would not be the case. Necessaries also differs from person to person. एक आधे के लिए मोबाइल नेसेसिटी होगी, एक आधे के लिए नहीं होगी, है ना? जैसे अपना क्लोथ्स है, फूड है, मेडिसिन है, ये सारी चीजें नेसेसिटी है. बट अभी आजकल के जमाने में मीनिंग ऑफ नेसेसिटी चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. हाँ, ये आयुष क्या कर रहे हैं? फोन यूज कर रहे हैं क्या? ध्यान दे बेटा, ध्यान दे. मैंने क्या बोला? क्या बोला आयुष मैंने? हाँ, क्या बोला मैंने? तुम लोग ऐसे इधर उधर येड़े जैसे देखते बैठोगे, ध्यान दोगे तो कैसा होगा? ये क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट है, इसके लिए समझा रही हूँ. So ultimately, husband and wife should live together in a domestic era. Number one condition should be satisfied for the implied authority. Number two, wife can always pledge credit of husband just for the necessaries. Now, what could be the necessaries? Necessaries can be different from different persons. ऐसा नहीं है. अगर जैसे किसी को आंखों का नंबर है, तो स्पेक्स कैन बी नेसेसरी फॉर हर. किसी को आंखों का नंबर नहीं है, उसको फैशन के लिए चश्मा पहनना है, तो इट कैन नॉट बी नेसेसिटी फॉर हर, है ना? सो इट विल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. However, the implied authority can be challenged by husband only in the following circumstances. Implied authority can be challenged का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हमारे पास है जिसमें हस्बैंड लाइबल नहीं होगा. क्या अनलेस अदरवाइज सारे कंडीशन में जहां पे वाइफ नेसेसिटी चीजें अगर कहीं से लेके आती है उठा के, तो क्या हस्बैंड पे करने के लिए लाइबल होगा? यस. बट कुछ सिचुएशंस या कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे हस्बैंड वोंट बी लाइबल. एक कंडीशन मैंने आपको बोल दी, हस्बैंड ने एक्सप्रेसली फोरबिड करके रखा है, एक्सप्रेसली सामने वाले पार्टी को बोल रखा है, ये आई तो इसको उधार मत देना, मेरी बीवी आई पैसे मांगने तो इसको पैसे मत देना.
स्पेसिफिकली हस्बैंड ने बोल के रखा है, तो ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। अगर सामने वाले ने फिर भी पैसा दिया तो क्या हस्बैंड लाइबल होगा? इन दैट केस हस्बैंड वोंट बी लाइबल। बट अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट ना हो तो, और वाइफ जरूरत है बोल के पैसे लेकर गई, तो क्या हस्बैंड इज लाइबल टू पे? यस, हस्बैंड इज लाइबल टू पे, दैट इज implied, untold, unsaid. Second is any article purchased which did not constitute necessities. Necessities के केस में ही हस्बैंड इज लाइबल। माइनर का जैसे ही केस हो गया ना, अगर माइनर कोई नेसेसिटी के लिए, लेट से कहीं से नेसेसिटी के लिए पैसे ले आता है, तो क्या उसका प्रॉपर्टी इज लाइबल? यस, माइनर का प्रॉपर्टी इज लाइबल अप टू जितना उसका प्रॉपर्टी है। तो इन द सेम वे अगर कहीं से नेसेसिटी वाइफ ने ग्रैब किया है, तो फॉर दैट अमाउंट हस्बैंड वुड बी लाइबल। बट कुछ भी उठा के लेके आई तो वाइफ, जैसे मैंने BMW कार का एग्जांपल दिया, देन हस्बैंड इज नॉट लाइबल टू पे। और एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हस्बैंड इज नॉट लाइबल टू पे। Husband had given sufficient funds to the wife for purchasing the article she needed to the knowledge of the seller. Ultimately क्या है कि एक रीजनेबल अमाउंट हस्बैंड ने क्या करके रखा है, वाइफ के पास दे रखा है टू बाय द नेसेसिटीज, और उसके ओवर एंड अबाउ जाके वो कोई लेके आई। जैसे कोई वाइफ है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन की अभी आपको पता है हर अलग अलग ब्रांड के मेडिसिन आते हैं जिनका प्राइस में फर्क है। जैसे एक कोई वाइफ, उसको चाहिए होगा एसिडिटी का मेडिसिन, एसिडिटी का दवा, या फिर माइग्रेन का दवा। तो एक माइग्रेन की जनरली कोई भी एक गोली 50 रुपए में आती है, कोई महंगी वाली गोली इमेजिन करो 150 रुपीज में आती है। तो हस्बैंड ने ऑलरेडी उसको 50 रुपया प्रोवाइड किया है फॉर द टैबलेट, फॉर द मेडिसिन, और ये मैडम 150 रुपीज का मेडिसिन उठा के लेके आई। सो अल्टीमेटली क्या हस्बैंड ने जितना अमाउंट दिया था उतने के लिए ही वो लाइबल रहेगा? उतने के लिए ही वो लाइबल रहेगा। नेक्स्ट इज व्हेन क्रेडिटर हैड बीन एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट टू द वाइफ। क्रेडिटर्स को बोला है वाइफ को क्रेडिट ना देना, या फिर बाकी थर्ड पार्टी को बोला है कि वाइफ को उधार मत देना, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एग्रीमेंट है। सो इन दैट केस हस्बैंड वोंट बी लाइबल। Otherwise, for all the necessary requirements of wife, husband would be liable because there is this implied agency contract between husband and wife. ये question है, हाँ, but what if wife leaves apart from husband without any her fault? मतलब हस्बैंड और वाइफ आर सेपरेटेड, डिवोर्स नहीं है, दे आर जस्ट सेपरेटेड ड्यू टू सम रीजन, और वाइफ का कोई फॉल्ट ना होते हुए भी दे आर सेपरेटेड। सो इन दैट केस ऑल्सो देखो हमारे जो कंडीशंस है, मैंने क्या बोला था, तभी जाके इम्प्लाइड अथॉरिटी रहेगा जब वो हस्बैंड और वाइफ आर लिविंग टुगेदर इन अ डोमेस्टिक एरा। बट एक चीज ऐसी है जहां पे भले ही हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लिविंग टुगेदर, बट ड्यू टू नॉट ऑफ फॉल्ट ऑफ द वाइफ, वाइफ की कोई गलती नहीं है फिर भी वो लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, इन दैट केस एज वेल वाइफ कैन टेक क्रेडिट ऑफ husband for her necessities. बैल्फर वर्सेस बैल्फर जैसा ही केस है, हाँ। No, it does not. I was expecting, yes, I was expecting the same question from you, but it does not. See, there is this implied agency between husband and wife, but only for the wife's necessity. Whatever she spent, amount of necessity, husband is liable. In case if husband spends some amount on his necessities, wife won't be considered as liable. Why is a question of fact. Still not. Still not. Still not. इफ हस्बैंड इज एम्प्लॉयड और अगर उसके पास उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और उसने कोई नेसेसिटीज कहीं से इनकर किए हैं,
So husband is liable to pay out of his property and not the wife of not the money of his wife. एक एक पूछो. It is not. I can understand the concern, very emotional concern I can understand. But ये see ये जो प्रिंसिपल या ये जो लॉ है थोड़ा पुराना है. सो आपको मिताक्षरा हिंदू लॉज पता है. प्रीवियसली कर्ता वॉज द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली. बट कर्ता जो था दैट पर्सन भले ही कोई फीमेल मेंबर एज में बड़ी हो बट वो कर्ता ऑफ द फैमिली वुड ऑलवेज बी a male member because that time it was male dominant society. Abhi bhi India is considered as male dominant society in some areas it is not. But ये है पुराना लॉ है and it is implied वाइफ के नेसेसरीज के लिए हस्बैंड वुड बी लाइबल. हस्बैंड के नेसेसरीज की कोई बात नहीं की है. बोलो. स्टिल घर जवाई हो या कुछ भी हो स्टिल हस्बैंड विल बी लाइबल फॉर नेसेसिटीज ऑफ वाइफ. ऐसा नहीं होता रहता. एक पूछो मुझे कल नहीं चाहिए. हाँ बोल. नहीं it has been changed. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा स्टॉकिंग के रिलेटेड कोई लॉ नहीं है कि स्टॉक कर रहा है तो लड़का स्टॉक कर रहा है. लड़कियां ही ज्यादा स्टॉक करती है. ऐसा कोई लॉ नहीं है. सी ये हस्बैंड एंड वाइफ का इम्प्लाइड एजेंसी लॉ है. इसके लिए मैंने बोला मे बी मेल डोमिनेंट सोसाइटी से ये आया होगा. मतलब जनरली अपने इंडिया में जैसे दया भागा मिताक्षरा हिंदू लॉ बहुत पुराने थे. सो मे बी ये आया होगा. इट विल चेंज विथ टाइम्स. इट विल चेंज. मतलब आई पर्सनली थिंक दैट तुम लोग कर रहे हो. मतलब कोर्ट में क्यों प्रूफ करेगा. रीजन बोलना. बट फॉर नेसेसिटीज है क्या. यू नीड टू चेक. जो फाइनल प्रूफ निकलेगा डिसीजन उसके फेवर में जाएगा. उसके साइको होने के अगर प्रूफ है तुम्हारे पास तो देन फिर शी विल बी कंसिडर एज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. स्टिल इनकैपेबिलिटी के लिए for the person's necessity property will be liable and because that person is your wife you will be liable. नहीं ऐसा ही है. क्या करें. इसमें मुझे एक वैलिड पॉइंट ऐसा लगा कि that could be और that should be vice versa case. बाकी आप लोगों के पॉइंट में से मुझे वैलिड एज सच कुछ नहीं लग रहा है. बट एक वैलिड लग रहा है कि if husband is liable for wife's necessity then exactly wife should also be held liable if she is earning. Of course wife should also be held liable for husband's necessity. So ऐसा होना चाहिए. अभी तो ऐसा नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. सो हाँ यस. सो इसके लिए मैंने बोला ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. प्रीवियसली ऐसा था कि बाबा क्या है वाइफ्स वर्क वगैरह. हाँ करेक्ट. ये वाला सिस्टम था बहुत पहले. हाँ बोलो गौरव.
फिर भी वो हस्बैंड से मांगने के लिए लाइबल है, और हस्बैंड विल हैव टू पे. दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड है. इंडियन ही है, फॉरेन लॉ ऐसा नहीं है. आई कैन से इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो इट इज बेटर. वैसा नहीं, फॉरेन में आई लव यू एज अ फ्रेंड वाला कोई सीन नहीं है. मैंने आपको बोला था, आइदर फ्रेंड और समथिंग एल्स. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इंडिया में बहुत झमेला है, इंडिया में बहुत झमेला है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है. सो वी कांट डू एनीथिंग. ये वाला कंसेप्ट आई वांट यू टू राइट प्रॉपरली, क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है. तो एक ये वाला कंसेप्ट हो गया ना जो अभी आप लिख रहे हो, दैट इज ओवर. ओके, न्यू कंसेप्ट का नाम डालो हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. एग्जाम में आया तो इसी के ऐसे आंसर छाप देना. हस्बैंड अपील करेंगे. दे विल नॉट चेंज, क्योंकि जो एक चीज है, मैन वुमेन जो रेशो है अभी भी इंडिया में इट इज बहुत ज्यादा कम. मैन के पीछे वुमेन जो है, दैट रेशो इज वेरी लेस. So there are many n number of reasons behind not changing this law. It will change, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, but it will take time. Husband and wife implied authority. लिख husband and wife मुझे लिखते वक्त अगर कोई डिस्टर्ब किया, नकुल लिख implied authority. हाँ, आप पॉइंट का नाम बोल दिया मैंने. हाईलाइटेड दिख रहा है कि मैं डिक्टेट करूं? लिख लो. डायरेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट थोड़ी लिखते रहते हैं. आगे का मेरे को पॉइंट थोड़ा आपको नॉर्मल वर्ड्स में करके देना है. सो इससे अनड्यू बेनिफिट भी हो सकता है आपका, ऐसे मानना है. बट नेसेसिटीज में क्या अनड्यू बेनिफिट? देयर वाज नेवर इक्वालिटी, आइदर फेवरिज्म होता है. जल्दी लिखो चलो, बहुत सारा लिखना है इसके बाद भी. आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे लगा मैम बोल रहे होंगे आज मैम मजा आया पढ़ने में. नहीं, मुझे वो कॉन्फिडेंस है, बट क्या है, लेंदी होता है कभी कभी चीजें तो, और रिपीटेशन होता है, तो दैट माइट बोर यू. वाह, स्लो क्लैप्स. हम्म. वही ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, मतलब लिटरली मैंने जब ये एग्जाम क्रैक किया, यू विल नॉट इमेजिन, मैंने भी यही पढ़ा है.
सो देयर शुड बी चेंजेस, अमेंडमेंट्स, जैसे टैक्सेशन में वगैरह आपके आते रहते हैं हमेशा, एवरी ईयर, एवरी 3 मंथ्स। डन। हाँ, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो मेरे से बातें मत करो। मैंने शौनक को भी वहां बैठने से मना किया। आज करती हूँ अभी। ये वाले बेंच पे बैठेगा शौनक, स्पेशल अटेंशन। यहाँ पे भी एसी आती है, फैन है। एसी हवा फैन कुछ नहीं, जो मैंने बोला है वहां पे बैठने का। ये वाला नंबर 1 बेंच शौनक का। जो ज्यादा मस्ती करता है मैं उसका जगह चेंज। बोल मंथन। इंडिया में शादी करके फॉरेन शिफ्ट हो गए तो अल्टीमेटली वो इट वुड बी कंसिडर कि रेसिडेंट है, या रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या एनआरआई है। क्योंकि कोई भी कंट्री का रेसिडेंशियलशिप इतने जल्दी नहीं मिलता है। यू नीड टू स्टे देयर फॉर सम इयर्स एंड देन यू गेट। सो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट गेट द रेसिडेंशियलशिप, तो तुम पे वो लॉ एप्लीकेबल रहेगा, इंडियन लॉ। बट जैसे उधर रेसिडेंशियलशिप मिल गया, that law will be applicable, of course na. Foreign law is completely different from Indian law. After 16, चलो उसके बाद का लिखो। However, 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 उसके बाद का मतलब एक लाइन लिख लो, उसके बाद की लाइन। However, there certain circumstances, there certain circumstances where where husband will not be liable. There are certain circumstances where husband will not be liable. चारों circumstances लिख लो। ये कंसेप्ट एक्चुअली अपने को यूनिट में नहीं दिया है, ये आंसर के फॉर्म में कंसेप्ट दिया। क्या करते रहते भाई। चार पॉइंट जैसे वैसे लिखो। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस लिखेंगे जहां पे हस्बैंड लाइबल नहीं है। उसके बाद और एक मेन पॉइंट लिखना है। पूरा लिखो। एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ऐसे कि ऐसे आंसर छाप देना, वहां पे क्वेश्चन मत करते बैठना, क्यों क्या कुछ नहीं। मार्क्स के लिए लिखना, बिल्कुल नहीं। आंसर शीट में कोई मस्ती नहीं। ऐसे इंस्टीट्यूट को मेल कर दो चलेगा, बट वैसे नहीं। यू शुड बी प्रोफेशनल, यू शुड बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स। अभी तुम लोगों के टाइम पे वो छड़ी वगैरह मारना अलाउड नहीं है ना? अभी इट्स नॉट अलाउड क्या? नहीं, मैं लेके आती हूँ ऐसा एक डंडा, चलेगा। अभी आप क्या, आपके पेरेंट्स को पता चल गया है ना अभी आपको कैसे हैंडल करना है। तो हमने एक मारा तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, इसको 2-4 लगाओ अच्छे से। सीधा करके वापस दो। चारों पॉइंट्स लिख लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिक्टेट।
कैसा लॉ है ना, फेवर कर रहा है, फेवर। ये सी यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब ये पॉइंट ही कंप्लीटली डिफरेंट है। दिस शुड बी वाइस वर्सा। कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं हो सकता। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट 4 पॉइंट के बाद का एक पॉइंट है, वेर द वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड। फिफ्थ पॉइंट नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है आफ्टर 4 पॉइंट्स। 4 सर्कमस्टांसेस खत्म हो गए। अभी लिखो, वेर वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड। गौरव तो गौरव तो डायरेक्टली साइको ही करार कर दिया। वेर वाइफ वाइफ्स मत लिखना। वेर वाइफ लिव्स अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड without any of her fault, without any of her fault. Without her fault, she shall have implied authority. She shall have implied authority to bind her husband for necessities. She should have implied authority to bind her husband for necessities. If he does not provide maintenance, if he does not provide maintenance, liable for necessities if he does not provide maintenance. हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी, देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैं सबको पूछूंगी इसका क्या मीनिंग है। वाइफ ऑफ पी, हस्बैंड कौन हुआ, पी। जूम करो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। She purchased sarees on credit from नल्ली। परचेज भी किससे किया, चलो ठीक है। साड़ीज, साड़ीज इज ए नेसेसिटी, नो। टाइप ऑफ क्लोथ है ना, क्लोथ। मैं नहीं चल, कॉस्ट इज नॉट गिवन, वी विल अज्यूम एज इफ इट इज अ नेसेसिटी। ठीक है, एक साड़ी ली रहेगी। सो नल्ली डिमांडेड द अमाउंट फ्रॉम पी। पी कौन है, P refused to pay the amount. Nalli promised for the said amount. नल्ली ने डायरेक्ट केस फाइल कर दिया हस्बैंड के खिलाफ ही। डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर नल्ली वुड सक्सीड और नॉट। कर दिया, साड़ी के अमाउंट के लिए केस कर दिया। सो क्या नल्ली कर सकती है, गिवन और हियर अपना दिमाग लगाना नहीं है। साड़ी इज गिवन, साड़ी इज अ नेसेसिटी, अमाउंट इज नॉट गिवन, कंसीडर 100 रुपया, दैट्स इट। 100 रुपए के लिए कैन पर्सन सीव, हाँ कर सकता है। इवन फॉर 10 रुपीज एनी पर्सन कैन सीव, अगर उसका पैसा नहीं आया है तो। यहाँ पे नल्ली ने जो वाइफ ने साड़ी खरीदी थी, उनका बोलना यह है कि वाइफ ने साड़ी खरीदने के बाद भी
पैसा किससे डिमांड किया? हस्बैंड से डिमांड किया, हस्बैंड ने पे करने को रिफ्यूज कर दिया, तो क्या उसने हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर दिया, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं? आई वॉन्ट द आंसर। यस, वाई? जो मैंने आपको प्रोविजन लिखवा के दिया है, पूरा की पूरा प्रोविजन वुड बी आंसर। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? नल्ली वुड सक्सीड बिकॉज sari is necessary, we can say, and any wife can plead husband's credit for necessaries. So definitely Nalli can ask amount from husband, from Mr. P, and if he refuse to pay, definitely she can sue Mr. P. Understood? ये क्वेश्चन के लिए मैंने कंसेप्ट पढ़ा, एग्जाम में भी आ सकता है। हमने लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी देखा, अभी लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। एजेंट का क्या लाइबिलिटी रहेगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी? Deliver the goods, to buy or sell the goods, but that too on behalf of the principal. Agent take decision on his own. Agent can never be termed as personally bound. Agent cannot be personally enforced nor bound by contract because he is always working on behalf of the principal. Agent always works on behalf of principal, so he will never be personally bound. So in the absence of contract to the effect, agent cannot personally enforce contract entered into by him on the behalf of principal. प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो प्रिंसिपल के लिए ही इन्फोर्स करवाना होगा। पर्सनल बिहाफ पे या पर्सनली क्या इन्फोर्स करवा पाएगा एजेंट? नो, नहीं करवा पाएगा। नॉर इज पर्सनली बाउंड बाय देम, ना ही एजेंट पर्सनली बाउंड है, ना ही एजेंट पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। He can neither sue nor sued by contract made by him on principal's behalf. अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो कुछ काम कर रहा है तो अनदर पार्टी क्या प्रिंसिपल को एजेंट को स्यू कर सकती है? नहीं। क्या एजेंट किसी को स्यू कर सकता है इन हिज ओन नेम? नहीं। अल्टीमेटली जो भी सारा कांड होगा प्रिंसिपल के नाम पे होगा, है ना, एजेंट के खुद के नाम पे कुछ नहीं होगा। दैट इज व्हाई देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। उसको उठाओ शर्विन को। बट कुछ इसके एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऐसे केसेस जहां पे एजेंट पर्सनली लाइबल होता है। जनरली अपना रूल क्या है? एजेंट इज नॉट पर्सनली लाइबल, नॉर ही कैन sue another party or another party can sue agent. That is our rule कि agent is not personally liable. That is our rule. But there are exceptions to the rule. Exceptions के केस में क्या होगा exactly? उल्टा। उल्टा मतलब एक्सेप्शनल केसेस में क्या एजेंट पर्सनली लाइबल होएगा? यस, एक्सेप्शंस के सारे केसेस में एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल। एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन अगर कोई एजेंट है उसका प्रिंसिपल रह रहा होगा फॉरेन में, अब्रॉड, और वो अब्रॉड वाले प्रिंसिपल के नाम पे क्या कर रहा है? डील कर रहा है। तो इंडिया में वो जितने भी उसके कस्टमर हैं, इंडिया में एजेंट को ही पहचान के उससे डील करेंगे, इंडिया में उसको ही पहचान के डील करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी कल जाके लॉस होता है, डिफॉल्ट होता है, तो कौन लाइबल होगा? अल्टीमेटली agent will be liable and not the principal. Generally principal is always liable because agent works on the behalf of principal. But if अगर principal foreign resident हो या कोई foreign का principal हो, foreign के कोई person के नाम पे यहाँ कोई काम चल रहा हो, तो in that case agent would be personally liable for any defaults, for any loss or for any other thing. देखो, when agent entered into contract for sale or purchase on behalf of principal who is resident abroad, the presumption is that agent undertakes the personally liable for the performance of such act. ऐसा माना जाएगा as if agent ने खुद के नाम पे ही काम किया है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ पे रह रहा है? अब्रॉड में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है।
सो अगर फॉरेन प्रिंसिपल हो तो एजेंट इज पर्सनली लाइबल. सेकेंड केस वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल या अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल होगा. एजेंट काम तो कर रहा है लेकिन एजेंट ने उसके प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया. बोले मैं ऐसे दिखाने लोगों को एज इफ कौन डील कर रहा है, मैं खुद ही डील कर रहा हूँ या मैं खुद ही ओनर हूँ, तो कौन लाइबल होगा. अगर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम नहीं है, अननेम्ड प्रिंसिपल है, सो इन दैट केस एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल. जैसे क्या करते हैं, कोई और कर. सो जहां पे एजेंट किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है लेकिन प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं है, पता ही नहीं है किसके अंडर काम कर रहा है, तो इन दैट केस एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल. या फिर नॉन एग्जिस्टेंट और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल. इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल मतलब कौन, माइनर, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, ये सारे इनकम्पिटेंसी के लिस्ट में आते हैं सेक्शन 11. सो अगर कोई प्रिंसिपल ही इनकम्पिटेंट हो और एखादे माइनर ने एखादे मेजर को अपॉइंट किया, सो अल्टीमेटली जो भी लाइबिलिटीज रहेंगे किसके रहेंगे, मेजर के ही रहेंगे. सो अल्टीमेटली वो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल कौन हुआ, जो एजेंट खुद है वही प्रिंसिपल हुआ. क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल है वो तो आइदर इनकम्पिटेंट होगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब मैंने एक बहुत ऐसे महान हस्ती का जो जो कि अभी दुनिया में है भी नहीं, और मैं भी लोगों को इतना कुछ नॉलेज नहीं होगा, किसी कोई भी रैंडम पर्सन का नाम ले लिया, बोले मैं उनकी एजेंट हूँ, उनके बिहाफ पे मैं काम कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली क्या वो पर्सन एग्जिस्टेंस में है, नहीं है. वो पर्सन एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो एजेंट पर्सनली क्या माना जाएगा, एजेंट वुड बी लाइबल फॉर द डिफॉल्ट्स. या फिर प्रिटेंडेड एजेंट है, प्रिटेंडेड मतलब झूठा झूठा, किसी को झूठा झूठा बोला वो मेरा प्रिंसिपल है. अभी मैं यहाँ पे गुड्स क्या कर रही हूँ, गुड्स में डील कर रही हूँ, सेल करना, परचेस करना, कस्टमर, और मैं मेरे कस्टमर्स को क्या बोल रही हूँ कि अरे आप मुझसे गुड्स नहीं खरीद रहे हो, आप अंबानी से गुड्स खरीद रहे हो, मैं मुकेश अंबानी सर की एजेंट हूँ. क्या मैंने झूठा कुछ भी बोल दिया, फेक प्रिंसिपल, प्रिटेंडेड प्रिंसिपल. तो क्या हो सकता है मेरा कस्टमर बेस बढ़े, हो सकता है मेरे कस्टमर बढ़ सकते हैं मुकेश अंबानी सर के नाम से, बढ़ सकते हैं. बोलो. नहीं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो. दैट इज अ फ्रॉड, स्कैम, फ्रॉड है. दैट इज नो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे कोई एजेंट प्रिटेंड कर रहा है कि वो किसी बहुत महान प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है, सो इन दैट केस एजेंट वुड बी पर्सनली लाइबल. हाँ बोलो अभी. मैं हूं ही नहीं, सो मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैंने प्रिटेंड करके फ्रॉड थोड़ी किया. मैं एक नॉर्मल बिजनेस में ही एंटर हो रही हूँ, मैं ये वाटर बॉटल ही सेल कर रही हूँ लोगों को 100 रुपए में, लेकिन मैं लोगों को क्या बोल रही हूँ कि ये जो बिजनेस है मेरा नहीं है, मुकेश अंबानी सर का बिजनेस है, मैं तो बस उनकी एजेंट हूँ, उनके नाम पे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं कोई इलीगल या फ्रॉडुलेंट बिजनेस नहीं कर रही हूँ. आई एम कंडक्टिंग नॉर्मल बिजनेस बट इन द नेम ऑफ समवन एल्स which is not really in existence. मेरा वो principal है ही नहीं. So in that case, agent would be personally liable. If the agent pretends but is not an actual agent and the principal does not ratify the act but disown it, the pretended agent will be himself liable. Pretended agent will be himself liable. मैं खुद ओनर होने के बाद भी मैंने ऐसा बोला कि मैं एजेंट हूँ, किसी महान व्यक्ति की एजेंट हूँ, अमिताभ बच्चन सर की एजेंट हूँ, तो ये केस में मैं भी लाइबल रहूंगी. व्हेन द एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, ऑफ कोर्स जो एजेंट के विद इन अथॉरिटी है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल है, बट जो विदाउट अथॉरिटी है उसके लिए एजेंट लाइबल है. जैसे कि 1,000 रुपए तक का, अनटिल एंड अनलेस प्रिंसिपल डज नॉट रेटिफाई दैट. प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है, प्रिंसिपल ने क्या है, पानीपुरी का स्टॉल है और उसने स्टॉल पे एक छोटू को काम करने के लिए रखा. छोटू को बोला देख मैं तुझे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ 1,000 रुपए के ऊपर किसी को उधारी मत देना. छोटू ने
वहां पे छोटी आ गई तो उसका दिल आ गया छोटू का छोटी पे, तो उसने उसको 3,000 रुपए का 3,000 रुपए का उधारी अलॉट किया। बोले अपना ही है 3,000। क्या 3,000 के लिए प्रिंसिपल लाइबल है? नहीं, छोटू विल बी लाइबल। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी को एक्सीड किया। जितना प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट ने उतना ही करना चाहिए। मन से अगर कुछ किया है तो देन agent will be liable and not principal. So generally, agent cannot personally enforce any contract. Agent cannot sue either party or either party cannot sue agent. Sue करना मतलब केस फाइल करना। So ऐसा नहीं हो सकता। जनरल रूल है बेसिकली agent always works on the behalf of principal. So agent won't be personally liable. But there are certain cases where agent will be personally liable. क्या केसेस है? जहां पे प्रिंसिपल कहाँ पे हो? फॉरेन में हो। अगर फॉरेन प्रिंसिपल हो तो, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल हो तो, प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बताया, या अननेम्ड प्रिंसिपल हो तो एजेंट लाइबल है। या फिर अगर प्रिटेंडेड प्रिटेंडेड प्रिंसिपल हो तो, दिखाए ही एज इफ कोई तो महान प्रिंसिपल है बट है नहीं, तो इन दैट केस एजेंट विल बी लाइबल। और इफ इफ प्रिंसिपल इज इनकम्पिटेंट तो देन एजेंट इज लाइबल। या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल का अथॉरिटी एक्सीड कर दिया तो देन एजेंट वुड बी लाइबल। समझा? अभी ये लास्ट वार्निंग है मेरे क्लास में। जब मैं पढ़ा रही हूं तब कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, ठीक है? जब मैं पढ़ रही हूं तो कोई भी हेड डाउन करके सोएगा नहीं, आड़ी टेढ़ी पोस्चर में बैठेगा नहीं। तुम लोग यंग बच्चे हो, अच्छे से बैठो, जरा ढंग से बैठने की आदत लगाओ। क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ, तुम लोगों को सोकर उठो, अच्छे से बैठो, ये सब बोलना मेरा काम नहीं है। सो मेक श्योर कि आप वो बोलने की मेरे पे नौबत ना लाओ। डिस्कशन चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, बट जब मैं पढ़ाती हूँ तो बीच में चक 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 मत किया करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं अगर 10 चीजें बोलने वाली होती हूँ तो मेरे से सिर्फ 8 चीजें याद रहती है। मैं भी इंसान हूँ, अल्टीमेटली लॉस आपका ही है। मैं कम बोलूंगी तो लॉस आपका ही है। मैं 6 एग्जाम्पल सोच के आई होती हूँ, आप बड़बड़ करते हो, 4 ही मेरे दिमाग में रहते हैं। सो मेक श्योर सब अच्छे से बैठोगे, मेक श्योर कोई सोएगा लेटेगा नहीं और आपस में बात कोई नहीं करेगा, सो दैट मुझे तुम लोगों की जगह रिप्लेस करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बट बिकॉज तुम लोग शांति रखो, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। और अगर किसी एक पर्सन को मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम वहां पे नहीं बैठना, तो वो पर्सन वहां पे नहीं दिखना चाहिए नेक्स्ट टाइम। अपन कोई 9th-10th के बच्चे नहीं है जो सबके पहले जगह चेंज करूं फिर मैं पढ़ाना चालू करूं। तुम्हारा भी टाइम प्रेशियस है, मेरा भी टाइम प्रेशियस है, सो प्लीज मेक श्योर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ, या फिर वो जो नल्ली वाला क्वेश्चन है सॉल्व करोगे एज अ क्वेश्चन, एज अ आंसर। हाँ, एक काम करो, वही क्वेश्चन एज अ आंसर सॉल्व करो। क्वेश्चन दू क्या मैं? है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? और दूसरी बात, आई थिंक बाय टुमारो वी विल कंप्लीट द यूनिट, होपफुली। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि कल करना ही है, जितना आपको समझेगा या जितना ज्यादा मैं समझा पाऊंगी उतना अपन ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके बाद अपने को क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। अभी तक हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो वी विल टेक 2 डेज, कल का दिन और नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा। सो 2 दिन में इंक्लूडिंग क्वेश्चन वी विल वाइंड अप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, so that I can display this. No, no. अच्छा, सस्पेंस रखते थोड़ा सा, देन वी विल। हाँ, देन देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने के बाद आई विल नीड 3 more days टू रिवाइज होल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको नहीं लगता है, बट आपको भी रिक्वायरमेंट है। किन लोगों की बात कर रही हूँ? जो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो लोगों को भी रिक्वायरमेंट है। बहुत सी चीजें भूली है, बेलमेंट है, इंडेमनिफिकेशन है, कंसिडरेशन है, जो लोगों ने मिस किया है, जो लोगों ने मिस किया है उनका कवर हो जाएगा, ठीक है? और जो लोगों ने किया है उनका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी इट्स बिन लॉन्ग कि तुम लोगों ने वो यूनिट्स कर रखे हैं। अभी रिसेंटली में बस 3-4 यूनिट ही हुए हैं,
सब कुछ रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव फर्दर टू नेक्स्ट, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर आगे और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। और अगर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो सोगा आपको यूं समझेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सोगा रिलेटेबल, इसके लिए जब तक कॉन्ट्रैक्ट का मैं रिवीजन नहीं करवाती हूँ तब तक मैं सोगा नहीं पढ़ा पाऊंगी। ठीक है। हाँ, कितने लोगों के पहले 5 यूनिट मिस हुए हैं? 6, ओनली 5। तू 5 यूनिट से पहले आ गया था रोहन, कि 5 मिस हो गए? 5 मिस हुए। मैक्सिमम 6 यूनिट पकड़ती हूँ मैं कि मिस हुए हैं, मैक्सिमम 6। वैसे भी स्टार्टिंग से लेकर तो 6 यूनिट तक तो अपन पूरा रिवाइज करेंगे। आई होप या आई एक्सपेक्ट कि आपने नोट्स बना दिए हैं। आई वॉन्ट रिटर्न नोट्स इन योर नोटबुक। जिन लोगों का मिस हुआ है, तुम लोगों ने पूरे नोट्स लिखना है। मैं पढ़ाऊंगी तो आई एक्सपेक्ट कि एक बार तुम्हारे हाथ के नीचे से जाना चाहिए। बोलो। 7th वाला फिर से पढ़ाऊ, सब सारी यूनिट का अपन रिवीजन, इंडेमनिटी का सारे यूनिट्स का रिवीजन करेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 to 6, 7th 8 9 तो होगा ही होगा, है ना। नोटबुक मुझे कंप्लीट चाहिए। मैं यूनिट 1 पढ़ाना चालू कर दिया, यूनिट 1 तुम्हारे पास होना चाहिए। दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स। बाकी के ओल्ड स्टूडेंट के पास तो है ही सब कुछ। थैंक यू।